Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा पीएन चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में 80 है क्वेश्चन हमारा डन हो चुका था। 81 से बेटा हमको क्वेश्चन करने कंटिन्यू करना है। 81 क्वेश्चन बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा हम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म by taking 4 word at a time out of the letter of mathematics, बेटा देखिए क्वेश्चन में अगर बात करें तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे टोटल वर्ड 11 वर्ड्स में से 4 वर्ड चुनने हैं, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम की बात ये कि सर इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं कुछ वर्ड्स हमारे रिपीट भी हो रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जब मैं 4 वर्ड को चुनूंगा तो मेरे पास चुनने के एक नहीं कई सारे तरीके होंगे। पहला तरीका क्या होगा, देखो कि भैया मेरे पास जो मैं 4 लेटर चुनता हूं चारों की चारों लेटर मेरे डिफरेंट हो जाएं। मतलब जो मैंने 4 लेटर चुने वो चारों की चारों लेटर डिफरेंट हो जाएं, क्योंकि अगर चारों लेटर डिफरेंट हैं तो बेटा मैं सिलेक्ट करने के बाद जब मैं उनको अरेंज करूंगा तो अरेंज करने के लिए मुझे ओनली 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? दूसरा केस क्या बनेगा बेटा कि सर 4 में से देखो मेरे पास मैक्स टू मैक्स 2 सेम हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 सेम हो सकते हैं। तो सेकंड केस क्या होगा कि भैया 4 में से 2 तो सेम हो जाएं और 2 डिफरेंट हो जाएं। तो इससे क्या होगा बेटा, जब मैं अरेंज करूंगा तो बेटा फैक्टोरियल 4 और रिपीटेशन होने की वजह से बेटा एक बार मेरा फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या 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 बनेगा बेटा कि बेटा 2 के 2 सेम पेयर बन जाएं, मतलब 2 भी जो आपके 4 लेटर्स हैं उसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हूं, ठीक है। तो उस केस में दोनों लेटर रिपीट हो रहे हैं तो बेटा नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 आएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट ये सारा जो खेल हुआ बेटा, ये सारा खेल हुआ अरेंजमेंट में। किसमें हुआ? अरेंजमेंट में। बट सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला केस समझिएगा कि जब मैं चारों को डिफरेंट लेता हूं तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब जरा समझना बेटा, देखो पहली बात तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, देखो एम मेरा 2 बार आता है, टी मेरा 2 बार आता है, ए मेरा 2 बार आता है, और बेटा उसके अलावा एच आई ई सी एस ये मेरे अलग 5 वर्ड आते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बेटा टोटल मेरे 11 वर्ड होते हैं, ठीक है। पर बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपको सभी लेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट लेटर को चुनना है तो बेटा इसका मतलब ये कि जब मैं डिफरेंट डिफरेंट अगर मुझे चारों डिफरेंट लेटर चुननी है, ठीक है, तो बेटा मैं इन दोनों को एक साथ नहीं चुन सकता, मुझे इनमें से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर मैं बोल रहा हूं कि चारों लेटर डिफरेंट हैं तो जब मैं सिलेक्शन करूंगा तो सिलेक्शन में से दोनों ए के बजाय सिर्फ एक ए को ही मेरे सिलेक्शन की क्राइटेरिया में काउंट होगा। क्या समझ में नहीं आया? हम बोलते हैं ना एनसीआर, एनसीआर एन टोटल जो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं और आर जो सिलेक्ट हो गए। तो अगर बेटा मुझे सभी लेटर्स अलग अलग लेटर्स को चुनना है तो बेटा जो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल लेटर्स है ना उनमें बेटा 2A होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2A पॉसिबल है इसका मतलब दोनों ए को मैं चुन भी सकता हूं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो अगर चारों लेटर डिफरेंट है तो बेटा दोनों ए में से सिर्फ एक ए ही अवेलेबल रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? इन दोनों ए में से सिर्फ एक ए ही अवेलेबल रहेगा, तो बेटा मैं 2 के बजाय इसको एक ही काउंट करूंगा। सेम टी को भी बेटा 2 के बजाय एक ही काउंट करूंगा, और बेटा सेम ए को बेटा एम के बजाय एक ही काउंट करूंगा। तो टोटल लेटर मेरे पास कितने हुए? एक एम, एक टी, एक ए और 5 ए। तो टोटल लेटर कितने हुए बेटा? टोटल हुए 8, और 8 में से कितने चुनने? 4। तो मैं क्या बोलूंगा? 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। बेटा सेकंड केस क्या बोल रहा है कि 2 सेम 2 डिफरेंट। बेटा अब ध्यान रखना, अगर मुझे 2 सेम चुनने हैं इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ना वो सिर्फ ये 3 ही अवेलेबल है। या फिर तो पूरा एक सेट ये जाएगा, या फिर पूरा एक सेट ये जाएगा, या फिर पूरा एक सेट ये जाएगा, क्योंकि बेटा मुझे 2 सेम चुनने। तो मतलब इन 3 सेट में से मुझे किसी एक सेट को चुनना पड़ेगा, मतलब 3C1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर मान लो इन 3 में से कोई एक सेट चुन लिया, मान लो आपने टी को चुन लिया तो टी को चूज कर दिया, टी हट गया बीच में से। अब बाकी जो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो बेटा डिफरेंट होने के लिए 5 तो मेरे पास अवेलेबल ये है, और बेटा इनमें से भी जब वो बोलेगा कि भैया मुझे डिफरेंट चाहिए तो ये एम, ये दोनों एम और ये दोनों ए अलग नहीं बैठेंगे, ये बोलेंगे भाई हम भी दावेदार हैं डिफरेंट होने के, बट हम ये क्या करेंगे, अपने में से एक आदमी भेज देंगे, भाई तू एक ए तू चला जा और एक एम तू चला जा। तो देखो अब हम डिफरेंट फॉर्म की तरह ट्रीट होंगे।
क्या सभी को समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? जब आप बोलो कि भैया बाकी डिफरेंट का नंबर है तो ये दोनों अब ग्रुप में ना होके अपने में से एक साथी को भेज देंगे, एक एम ये भेजेगा और एक ये भेजेगा और 5 ये रहे। तो मेरे पास कितने बचे? अब मेरे पास बचे बेटा 7 और चुनना कितना है? 2 को। तो बेटा ये हो गया 7C2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? 3C1 क्यों किया बेटा? 3C1 बेटा मैंने पूरा सेट चुना था, ठीक है, और सेट के अंदर मतलब दोनों टी एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद इनका अरेंजमेंट। तो टोटल 4 वर्ड है, 4 फैक्टोरियल। रिपीटेशन कितनों का हो रहा है? एक सेट का रिपीटेशन हो रहा है, तो बेटा ये हो गया 2 फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है बेटा? जब दोनों की दोनों सेम हो। तो बेटा जब मैं दोनों की दोनों सेम चुनूंगा इसका मतलब इनमें से सिलेक्शन का कंडीशन तो पूरी खत्म हो गई, क्योंकि इनमें से कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ कितने ऑप्शन बचे? 3, और 3 में से कितने को चुनना पड़ेगा? 2 को, क्योंकि टोटल 4 लेटर्स हैं। 2 के 2 पेयर जाएंगे तो 4 बन जाएंगे। तो 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन की वजह से दोनों रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा नेट आंसर हमारे पास क्या आ गया? नेट आंसर आ गया पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग लेटर्स इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ये बेटा लास्ट में लिखा हुआ है 5 लेटर्स है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से 5 लेटर्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? किसमें से? इसमें से आपको 5 लेटर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मैं तो कहूंगा सेलेक्ट नहीं, अरेंजमेंट ही बता दो, फॉर्म बता दो आप तो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म होते ही ऊपर वाला दोनों काम हो जाएंगे। आपको तो लिख दो फाइंड नंबर ऑफ टोटल वेज टू फॉर्म 5 लेटर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल। क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समझो बेटा, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो देखो दो मेरे पास बेटा देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो बेटा 2 तो मेरे आई हैं, 3 एन है, 2 ए है, 2 टी है, बाकी बेटा OREL बेटा मेरे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा था बेटा जब आप पूरे डिफरेंट की बात करोगे तो बेटा आप जो आपके सेम हैं उन सभी को एक ही काउंट करोगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो मेरे लिए अगर मुझे ऑल 5 डिफरेंट चाहिए तो ये एक अकेला रहेगा, ये एक रहेगा, ये एक रहेगा और ये एक रहेगा। तो 1 2 3 4, 4 + 4 8, मतलब 8 में से 4 का सिलेक्शन, 5 का सिलेक्शन, दैट इज 8C5। और आगे क्या होगा बेटा? इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने आपसे अरेंजमेंट की भी बात की थी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे और कौन कौन से केस पॉसिबल है। बेटा देखो मेरे पास केस कौन से पॉसिबल है कि टोटल 5 में से 3 तो डिफरेंट हो जाएं और 2 अलाइक हो जाएं। क्या हो जाएं? 3 तो डिफरेंट हो जाएं और 2 मेरे क्या हो जाएं? अलाइक हो जाएं। अच्छा, और केस क्या बन सकता है बेटा? कि भैया 2 डिफरेंट हो जाएं और 3 अलाइक हो जाएं। 2 डिफरेंट हो जाएं और 3 क्या हो जाएं? अलाइक हो जाएं। और क्या केस बन सकता है बेटा? टोटल 6 चाहिए, 2 अलाइक, फिर से 2 अलाइक और फिर एक डिफरेंट, और आखिरी क्या चाहिए बेटा? कि 3 अलाइक और 2 अलाइक। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? हाँ बेटा, हमने क्या बोला एक बार बता देता हूं इसका। बेटा 3 डिफरेंट 2 अलाइक होने का मतलब ये कि जो मैं 5 डिजिट का लेटर चुन रहा हूं उसमें 3 लेटर तो अलग अलग हूं और 2 लेटर बिल्कुल एक जैसे हूं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने बोला 2 डिफरेंट 3 अलाइक, इसका मतलब 2 तो मेरे अलग अलग हूं और 3 मेरे बिल्कुल एक जैसे हूं। 3 क्या हूं? बिल्कुल एक जैसे हूं। और तीसरा केस क्या है बेटा? 2 अलाइक और एक डिफरेंट, मतलब 2 एक जैसे हूं। जैसे 2 मैंने ले लिए टी और 2 मैंने ले लिए एम और एक बेटा मैंने अलग ले लिया, क्योंकि टोटल 5 चाहिए ना। तो 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस एक डिफरेंट, 5 हुआ कि नहीं हुआ? और आखिरी केस क्या बनेगा? कि भैया 3 मेरे अलाइक हो जाएं और 2 मेरे डिफरेंट हो जाएं। कोई और केस बनना पॉसिबल है कि नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा पहले केसेस को एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने केस हमारे बन सकते हैं। तो बेटा पहला केस का हो गया हमारा 8C5। दूसरा क्या बोल रहा है? 3 डिफरेंट 2 अलाइक। तो बेटा अलाइक कौन कौन से निकल सकते हैं बेटा? एक इसमें से, एक इसमें से, इसमें से या इसमें से, मतलब ये 4 पेयर ऐसे हैं जो मुझे अलाइक दे सकते हैं। ये 4 पेयर ऐसे हैं जो मुझे अलाइक दे सकते हैं। तो अगर मैंने चारों में से कोई भी एक पेयर चुन लिया तो मुझे 2 अलाइक मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो पहला काम क्या होगा? 4C1, इन चारों में से किसी एक का चुनाव। और बेटा जब मैंने किसी एक को चुन लिया इसका मतलब टोटल 5 में से 2 लोग चुने जा चुके हैं। बचे कितने? 3 आदमी। बचे कितने? 3 आदमी। अब 3 आदमी के लिए दावेदार कौन कौन से होंगे बेटा? इन 4 में से जिसको मैंने चुना वो बंधु तो गायब हो गया, मान लो एक को चुन लिया, एक तो मेरा गायब हो गया। अब मेरे पास कितने दावेदार बचे? 4 तो ये रहे,
एक दावा यहां से ठोकेगा, एक दावा यहां से ठोकेगा और एक दावा यहां से ठोकेगा। तो कितने दावेदार बचे बेटा मेरे पास? 7। और 7 दावेदारों के लिए कितनी सीटें? 3। तो मैं क्या बोलूंगा? 7C3। इज इट क्लियर टू ऑल? सेकंड केस क्या बोल रहा है बेटा? सेकंड केस बेटा हमसे बोल रहा है 2 डिफरेंट और 3 अलाइक। 2 डिफरेंट और 3 अलाइक। बेटा 3 अलाइक किसमें पॉसिबल है? आई 3 तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ए 3 पॉसिबल नहीं है। 3 का बेटा सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है कि एन पूरा खुद उठ के सामने आ जाए। तो चुनाव नहीं है तो 1C1 हो गया, क्योंकि एक आदमी एक कोई चुनना है तो 1C1 हो गया। और बच्चे और डिफरेंट कितने हैं? 2। और दावेदार कितनी है? दावेदारी कितनी? तो कितने कितने लोग ठोक रहे हैं? 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7C बेटा 2 कर देना इसको। क्या कर देना? 7C2। ठीक है। और अरेंजमेंट का नंबर आएगा तो फैक्टोरियल 5 अपॉन, ये तीनों सेम है तो फैक्टोरियल 3। ठीक है ना? अच्छा, अब अगले का नंबर आता है। अगला क्या बोल रहा है कि भैया 2-2 सेम हो जाएं, 2-2 सेम हो जाएं और एक डिफरेंट हो जाए। बेटा अगर 2-2 मेरे सेम होंगे तो बेटा वो 2-2 आदमी इन चारों ग्रुप से ही उठ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो पहला काम तो क्या होगा? इन चारों में से किसी भी 2 ग्रुप को उठा लेना। तो ये हो गया 4C2। ठीक है। इसका मतलब 5 में से 7 सीट, 5 में से 4 सीटें भर चुकी हैं। 5 में से 4 सीटें भर चुकी हैं। बची सीट कितनी? सिर्फ और सिर्फ 1। और दावेदार कितने हैं बेटा? टोटल मेरे पास देखो 4 + 4 8 दावेदार थे। 8 में से 2 दावेदार तो यहां जा चुके हैं। 8 में से 2 दावेदार तो यहां जा चुके हैं। बचे कितने दावेदार? 6। 6 को सीट कितनी अवेलेबल होने वाली है? 1। तो मैं क्या बोलूंगा? 6C1। बेटा इसको भी सुधार लेना, ये 6C1 आएगा। लगता है मैंने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे 2 आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और आखिरी केस क्या बोल रहा है बेटा? 3 सेम और 2 सेम। 3 सेम के लिए तो बंधु ये पूरा उठ के आ जाएगा, तो ये आ गया 1C1। अब 2 सेम के लिए कितने दावेदार बचे? ये तो जा चुका है। कितने बचे? 1 2 3, और तीनों में से कोई एक चाहिए तो बेटा 3C1। इंटू की बात करूंगा तो इंटू 5 फैक्टोरियल, इन 3 के लिए अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस 2 के लिए अपॉन 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू ऑल? ये बेटा हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। लास्ट दोनों क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। ठीक है ना? बट फिर से वही बात, केस की इंपॉर्टेंस समझिए। ठीक है। अगर आप एक भी केस मिस करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका? गलत आएगा। ठीक है। चलिए बेटा अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन बेटा देखो, एक चीज हम अभी तक जो हमने पढ़ी, एक बेसिक चीज अभी तक जो हमने पढ़ी उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट को अगर मुझे स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, अगर मुझे एन ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है एन पोजीशन पे, तो सेलेक्ट अरेंज करने का तरीका क्या था? सभी को याद है कितना था? एन फैक्टोरियल था कि नहीं था? ठीक है। बट बेटा अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे इन एन लोगों को सर्कुलर अरेंज करना है तो मेरे पास तरीका कितना होगा? तो बेटा मैं बोलूंगा मेरे पास तरीका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। सर इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क क्यों पड़ा? रीजन क्या था? तो बेटा सबसे पहले रीजन समझिएगा कि बेटा जब मैं सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करता हूं ना, तो बेटा अरेंजमेंट जो हमारे पास होते हैं उसके मल्टीपल अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर इधर बात करता हूं, मेरे पास A B C D E F G और H बेटा मान लो ये लोग मेरे अरेंज हैं। तो अगर कोई मुझसे बोले कि भैया E कहां पे बैठा है, तो मैं बोलूंगा भैया जो E की पोजीशन है ना, वो A के रेस्पेक्ट में कितनी है बेटा? फर्स्ट A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू A। ठीक है। F की क्या है? विद रेस्पेक्ट टू A मेरे पास कितनी पोजीशन है बेटा? फिफ्थ पोजीशन है। ठीक है। मतलब बेटा मेरे पास जो भी अरेंजमेंट हो रहा है बेटा वो एक रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। ठीक है। बट बेटा अगर मैं इसी चीज को सर्कुलर वे में अरेंज करता हूं, किसमें? सर्कुलर वे में, A B C D E F G H। अगर बेटा कोई मुझसे बोले कि भाई अब बताओ E की पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा E की पोजीशन फोर्थ भी हो सकती है। अच्छा F की पोजीशन मान लो कि मुझसे पूछे, तो बेटा F की पोजीशन देखो मेरे पास 1 2 3 4 5, पांचवी भी हो सकती है और तीसरी भी हो सकती है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो उससे फर्क क्या पड़ा बेटा? इससे फर्क ये पड़ा कि इसमें ओरिजिन और एंड दोनों सेम हो जाते हैं। ओरिजिन और एंड सर्कुलर मोशन में अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो बेटा इधर से स्टार्ट करने पे यही मेरा ओरिजिन होता है और यही मेरा एंड होता है। इस वजह से बेटा काउंटिंग का एक केस आपका कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? काउंटिंग में आपका एक केस कम हो जाता है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्योंकि बेटा
ये कैसे होता है ये भी समझिएगा कि भाई सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, अगर भाई मुझे किसी आदमी को बिठाना है ए से थर्ड पोजीशन पे, ए से थर्ड पोजीशन पे, तो बेटा लीनियर अरेंजमेंट में मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है कि भैया ए से अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे मुझे बैठाना है तो बेटा मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई ए से अल्टरनेट मुझे बैठाना है, ए से सेकंड पोजीशन बैठाना है, तो बेटा ये पोजीशन भी पॉसिबल है और ये पोजीशन भी पॉसिबल है। तो एक तरीके से जो मेरे दो केस बनने वाले थे वो मेरा एक ही केस बन गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है, ये मेरा फिफ्थ है, ये मेरा सिक्स्थ है, ये मेरा सेवंथ है, ये मेरा एट्थ है। तो जो एट्थ होता है ना बेटा वो एक्चुअल में एनालिटिकली मेरा दूसरा भी होता है। तो इस वजह से बेटा आपका एक केस से हर बार जो एक केस होता है हर बार उसका हर एक टर्म का एन से डिवाइड होते हुए चलता है, क्योंकि उसके एन केसेस एन पॉसिबिलिटी कम हो जाते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसकी वजह से बेटा जो मेरा फाइनल आंसर आता है उसमें डिवाइडेड बाय एन करते हैं, हमारे पास n-1 आंसर आ जाता है, क्योंकि एन केसेस की हमारे पास एरर हुई, हर एक केस अपनी एक एक एरर दे जा रहा है, टोटल एरर हुई n, तो बेटा n-1 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बात करते हैं। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, ये कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट होंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर दोनों डिफरेंट हैं तो n-1 फैक्टोरियल होगा, और अगर दोनों सेम आ गए तो बेटा n-1 फैक्टोरियल बाय 2 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ बेटा, अभी बेटा जो हमने एक्सप्रेशन देखा कि दोनों तरफ सेम है, वो एक्चुअल में सेकंड का एक्सप्रेशन था कि हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेरे लिए डिफरेंट नहीं रख रहा तो जो पोजीशन इधर से आ रही है जो पोजीशन इधर से आ रही है बेटा मेरे पास दोनों केस एक ही काउंट होंगे। एक ही काउंट होंगे मतलब दो चीज मेरे लिए एक हो चुकी हैं, दो चीज मेरे लिए क्या हो चुकी हैं? एक हो चुकी हैं। तो बेटा मैं क्या बोल दूंगा बेटा, मैं इसको बेटा इसलिए बेटा मुझे अपने फाइनल आंसर को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। कब? जब मेरे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेरे लिए दोनों सेम की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, जब दोनों सेम होंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट होंगे तो बेटा मेरे पास n-1 फैक्टोरियल आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में जो थर्ड पॉइंट ध्यान से समझिएगा बेटा, इन क्वेश्चन ऑफ गार्लैंड नेकलेस वी कैन टेक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम। ध्यान रखिएगा बेटा, जब मैं गार्लैंड और नेकलेस की बात करूंगा तो बेटा मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम लूंगा, क्योंकि बेटा गार्लैंड के अंदर जो मोती होते हैं वो सारे सेम होते हैं, फूल में सारे मोती सेम होते हैं, तो बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है सर्कुलर अरेंजमेंट मुझे उनका करना है, क्या करना है? सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर मुझे मेरे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर मैं एन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं लेता हूं, अगर मैं एन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं लेता हूं तो अरेंज करने का तरीका क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं है तो n-1 फैक्टोरियल जो अभी मैंने आपसे बोला था, और अगर सेम है तो n-1/2 फैक्टोरियल जो बेटा अभी मैंने आपसे बोला था, ठीक है ना। सेकंड केस क्या है बेटा कि अगर मुझे n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? पहले n में से r को चुनूंगा और बेटा फिर मैं उनको अरेंज कर लूंगा। अरेंज करने का तरीका बेटा ध्यान रखिएगा, जितना भी पोर्शन है उससे -1 होता है तो बेटा मेरे पास हो जाएगा r-1। क्लियर? जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं है और अगर सेम है तो r-1/2। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिए बेटा। देखिए सिंपल सी बात देखिए, क्वेश्चन में जरा समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ वे टू अरेंज 7 अमेरिकन्स एंड 7 इंडियंस पर्सन एट ए राउंड टेबल व्हेन नंबर ऑफ अमेरिकन आर व्हेन नो अमेरिकन्स आर कंसेक्यूटिव। बेटा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भैया मुझे इस तरह अरेंजमेंट करना है 7 लोगों का और 7 इंडियंस का कि कोई भी अमेरिकन कंसेक्यूटिव ना रहे। क्या रहे? कोई भी अमेरिकन कंसेक्यूटिव क्या रहे? ना रहे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा देखिए मेरे पास क्या बेटा, मुझे कंडीशन डाली गई है अमेरिकन पे कि अमेरिकन कंसेक्यूटिव ना रहे। तो मैंने आपसे बताया था गैप मेथड, याद है सभी को? नहीं है? गैप मेथड क्या था? गैप मेथड हमारा ये बोलता था कि भैया मेरे पास जो भी बंधु है पहले जिस पे कंडीशन नहीं है उसको बैठा दो। तो बेटा सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं किसे बैठाऊंगा बेटा? सबसे पहले बेटा मैं बैठाऊंगा इंडियंस को। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इंडियंस को बैठाऊंगा तो इंडियंस किस ऑर्डर बैठ रहे बेटा? सर्कुलर ऑर्डर बैठ रहे नहीं बैठ रहे? अगर बेटा मैं इंडियंस को सर्कुलर ऑर्डर में बिठाता हूं तो मेरे पास कितने तरीके हो गए बेटा? मेरे पास तरीके हो गए बेटा 6 - 7 - 1
फैक्टोरियल। क्यों? इनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है? सर्कुलर हो रहा है, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं अमेरिकन की बात अब मैं करता हूं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास इंडियंस के क्या बोलते हैं 6, सभी इंडियंस के बैठने के बाद कितनी जगह बची? अगर मैं बात करता हूं, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जगह बची। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि अगर आपको याद हो कि अगर मेरे पास बेटा लीनियर अरेंजमेंट होता है, कितना होता है? लीनियर अरेंजमेंट होता है, तो 1 2 3 4 5, तो बेटा जगह कितनी बचती है? 6। क्यों? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बट बेटा जब आप इसको फोल्ड कर दोगे, क्या कर दोगे? फोल्ड कर दोगे, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दोगे, तो बेटा ये वाली जगह और ये वाली जगह एक ही हो जाएगी। तो जगह कितनी बचेंगी? 7। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 लोगों को बैठाता हूं, 1 2 3 4 5, जगह कितनी बची? देखो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास जगह कितनी बची बेटा? मेरे पास बेटा जगह बची 7। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा 7 जगहों पे लोगों को बैठाने का जगह कितना होता है? 7 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब क्या सभी को समझ में नहीं आया? चलिए बेटा एक बात और यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये 7 फैक्टोरियल क्यों आया, 6 फैक्टोरियल क्यों नहीं आया? तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी भी बताया था कि सर्कुलर मोशन जब हमारे पास होता है तो बेटा हमारे पास पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब एक बार मैं इंडियंस को बिठा दूंगा तो बेटा इंडियंस की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। इंडियंस की पोजीशन क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसलिए अब इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनकी रिलेटिव पोजीशन को हम मेजर कर सकते हैं बेटा, इसलिए बेटा यहाँ पे एज ए लीनियर अरेंजमेंट की तरह वर्क होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है बेटा, इसका अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल में जो इसका जो रीजन है ना, आप इसका जो हमारा बेसिक रीजन था, एक बार और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा कि हम जो ये करते हैं n इंटू, मैंने आपसे भी कहा था कि n लोगों को अगर मुझे अरेंज करना है तो मेरे पास n-1 वेज होते हैं, बताया था, ठीक है। तो इसका रीजन जो मेन था बेटा वो ये था, इधर जा देख लीजिए, क्वेश्चन होते ही क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, जरा समझना है बेटा। अगर बेटा हम बात करें कि n का अरेंजमेंट का n-1 केस क्यों होता है, तो अगर मैं बोलता हूं A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये वाला एक मेरे पास मान लो मैंने एक अरेंजमेंट बना दिया, ठीक है। अब बेटा एक काम करो, आप इस टेबल को घुमा दो, इस टेबल को घुमा दो। तो बेटा अगर मैं इस टेबल को घुमा के यहाँ पे A1 बैठाता हूँ, यहाँ पे A2 बैठाता हूँ, यहाँ पे A3 बैठाता हूँ, इधर A4 बैठाता हूँ, इधर A5 बैठाता हूँ, इधर A6 बैठाता हूँ और इधर बेटा A7 बैठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहले भी क्या थे, क्या 1 2 3 4 5 6 7, हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा देखो वैसे तो हमारे पास ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग होने चाहिए थे, वैसे तो ये दोनों अरेंजमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए थे? अलग अलग होने चाहिए थे। बट बेटा सर्कुलर अरेंजमेंट में बेटा ये दोनों अरेंजमेंट सेम काउंट होंगे। सेम काउंट क्यों होंगे बेटा? रिलेटिव पोजीशन की वजह से, कि भाई ओरिजिनल अरेंजमेंट में अगर मुझे देखो हम जानते हैं कि देखो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मुझे पता है कि भाई ये मेरा स्टार्टिंग है और ये मेरा एंड है, ठीक है। बट अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो कौन सी स्टार्टिंग बोलूंगा? मेरी मर्जी में इससे स्टार्टिंग बोल दूं, चाहूं तो स्ट्रेट स्टार्टिंग बोल दूं, चाहूं तो स्टार्टिंग बोल दूं। तो स्टार्टिंग फिक्स नहीं होती। मैंने कहा ना कि सर्कुलर के अंदर स्टार्टिंग और एंड फिक्स नहीं होता, जहां से हमारा मन करे वही हमारी स्टार्टिंग है और वही हमारा एंड है। तो फिर हम पहचानते कैसे बेटा? बेटा सर्कुलर के अंदर बेटा पोजीशन पहचानी जाती है रिलेटिव पोजीशन से, कि भैया एक ही रिलेटिव पोजीशन मेरी क्या थी। अगर मैं इधर देखूं तो एक ही रिलेटिव पोजीशन क्या है बेटा? ए का जो ऑर्डर है, ए की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, और जब बेटा आप इस फिगर में आए बेटा तो भी वही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आप एक टेबल पे 5 लोगों को, एक टेबल पे 5 चीजों को रख देते हैं इस तरह से, ठीक है, और आप टेबल को थोड़ा सा घुमाते हैं, क्या ऑर्डर चेंज होगा? नहीं होगा ना। अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा घुमा दूं, ऑर्डर चेंज हुआ? नहीं हुआ। और घुमा दूं, अब चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो बेटा इस तरह से ये वाला केस, ये वाला जो पहला हमारा केस बना था, दूसरा केस बना था, वो दोनों केस एक्चुअल में सेम काउंट होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अगर हम यही चीज हम लीनियर में करते, अगर हम यही चीज लीनियर में करते बेटा, तो बेटा ये दोनों केस बेटा मेरे लिए दो अलग अलग केस काउंट किए जाते। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे भाई मैं फर्स्ट में बताता हूं A1 A2 A3 A4 और ये A5, ठीक है। क्लियर हुआ? मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग के लिए लेता हूं, ठीक है। अब आपने चेयर को घुमा दिया, अब आपने चेयर को घुमा दिया, इधर फिगर बना देते हैं इसको हम एक बार और 5 लोगों का। ये रहा 1 2 3 4 5, A1 A2 A3 A4 A5।
बेटा अगर आप चेयर को घुमाते हो और A1 को यहां रखते हो A1, अब नया आ गया A2, A3, A4, A5, A3, ये हो गया A4 और बेटा ये हो गया A5। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका नया ऑर्डर क्या आया बेटा, जहां पे A1 था वहां पे A5 आ चुका है, जहां पे A2 था वहां पे A1 आ चुका है, और जहां पे A3 था वहां पे A2 आ चुका है, A4 की जगह A3 आ गया, और बेटा A5 की जगह बेटा A4 आ चुका है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा सर्कुलर में ये दोनों एक ही बात है, बट लीनियर के अंदर बेटा दोनों अलग अलग है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो एक्चुअल में से कितने केस बन सकते हैं बेटा, जब तक ये एक वापस घूम के अपनी पोजीशन पे नहीं आता उतने केस हर बार बनते जाएंगे। मतलब ये वाला केस सेम होगा, जब A1 यहाँ पे था, जब A1 यहाँ पे था फिर से वही केस होगा, जब A1 यहाँ पे आएगा फिर से वही केस होगा, जब A1 यहाँ पे आएगा फिर से वही केस होगा, जब A1 यहाँ पे आएगा फिर से वही केस होगा। तो टोटल कितने केस एक्स्ट्रा रिपीट हो गए? तो ऐसे बेटा मेरे पास अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट लूंगा तो बेटा मेरे पास 5 केसेस बनेंगे, जो लीनियर में डिफरेंट होने थे बट सर्कुलर होने की वजह से बेटा ये पांचों केस क्या हो गए, सेम हो चुके हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर वही 5 की जगह अगर n होता तो कितने केस रिपीट होते बेटा मेरे पास, n फैक्टोरियल के अंदर n केस बेटा मेरे रिपीट हो जाते हैं, और मेरा आंसर कितना आता, n-1। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से लिंकिंग क्या है बेटा, बेटा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से लिंकिंग ये है कि जब आपने टेबल के ऊपर इंडियंस को बिठा दिया है, जब आपने टेबल्स के ऊपर इंडियंस को बिठा दिया है, ठीक है, मान लो ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है, ये तिवारी जी हैं, ठीक है ना, और ये आपके रोजी सर है, ठीक है, इस तरह से बैठे हुए हैं। तो बेटा अब अगर मैं अंग्रेजों को बिठाऊंगा, अमेरिकन को बिठाऊंगा, तो बेटा ऑब्वियसली बात है अगर कोई अमेरिकन इधर बैठा है, अगर मैं इसको उठा के इधर लाता हूं, ठीक है, तो बेटा इस केस में बेटा उसकी पोजीशन डिफरेंट काउंट होगी। क्यों काउंट होगी? क्योंकि बेटा अब मैं आर और एस को फिक्स कर चुका हूं, और अब अगर मैं अमेरिकन को A1 को यहां से उठा के इधर लेके आता हूं बेटा, तो बेटा ये दोनों केसेस बेटा मेरे लिए अलग काउंट होंगे, क्योंकि बेटा बाकी पर्संस की पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर कभी भी आपको गैप मेथड सर्कुलर में लगाना है तो जब पहली बार आप लगाओगे पोजीशन फिक्स नहीं हुई है तब तक तो सर्कुलर चलेगा, बट एक बार जब आपने पोजीशन को फिक्स कर दिया, ठीक है, जब एक बार मैंने इंडियंस को बिठा दिया मतलब अब उनकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, ठीक है, अब जब बेटा अगला पर्सन उनके बीच में बैठाओगे बेटा, तो बेटा उसको बजाय मैं एज ए सर्कुलर मोशन के उसको एज ए लीनियर की तरह ही काउंट करूंगा, क्योंकि जब मैं अब अगर मैं अमेरिकन को रोटेट करता हूं तो बेटा हर एक पोजीशन उसके लिए नई काउंट होगी। मतलब अगर मैं बोलता हूं A1, A2, A3, A4 और ये A5, ठीक है, और अगर मैं घुमा के इधर बैठा दूं A1, A2, A3, A4 और A5, ये बेटा दोनों केसेस बेटा मेरे डिफरेंट काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि पहले पोजीशन में A1 के दोनों तरफ राम और श्याम थे, और सेकंड केस में बेटा A1 के चारों तरफ श्याम और घनश्याम थे, ठीक है ना। तो इनके फिक्स होने की वजह से जो आपके अमेरिकन हैं उनके अलग अलग केसेस अलग अलग ही काउंट होंगे, तो बेटा उनका जो अरेंजमेंट होगा वो बजाय सर्कुलर के लीनियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 10 flowers of different color, how many different garland can be made if each can consist 6 different color? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो जो अभी हमने पढ़ा था उसका सेकंड वाला केस है कि n में से मुझे आर लोगों को चुनना है, ठीक है ना, और केस कौन सा होगा, सेम या नॉट सेम, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि गार्लैंड वाला अगर केस आता है तो बेटा आप उन दोनों को सेम ट्रीट करो। कैसे करोगे? सेम। तो बेटा हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 10c6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, पहला सिलेक्शन और उसके बाद उनका अरेंजमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास से बेटा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।